हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन में हम लोग OSI लेयर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। OSI लेयर एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर कहने का सीधा मतलब है कि दो सेपरेट कंप्यूटर हैं हमारे पास। ज़रा सा विचार किया जाए, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हैं। इनके बीच हम फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। और फिजिकल कनेक्शन जब हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो नेटवर्क के पार्ट हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। लेकिन आपस में दो कंप्यूटर को केवल केबल से जोड़ देना ही अपने आप में सफिशिएंट है क्या? सवाल ये उठता है कि क्या दो कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ दें फिजिकल केबल लेकर के, तो इतना ही मात्र सफिशिएंट है डेटा कम्युनिकेशन के लिए? क्योंकि डेटा का कम्युनिकेशन तो कंप्यूटर के अंदर भी होता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड से कोई भी मैसेज हम भेजते हैं वो CPU तक जाता है, CPU से मेमोरी में शिफ्ट होता है, मेमोरी से सेकेंडरी हार्ड डिस्क में शिफ्ट होता है, हार्ड डिस्क से मेमोरी में आता है, प्रोसेस होता है, फिर से सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं, फिर उसको आउटपुट हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर पर भेजते हैं, सॉफ्ट के लिए कॉपी के लिए मॉनिटर पर भेजते हैं। तमाम तरह के इनपुट डिवाइस हैं। तो डेटा का कम्युनिकेशन तो कंप्यूटर के अंदर भी होता है, लेकिन उस कम्युनिकेशन को हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। जबकि ये कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है। जब दो कंप्यूटर को आपस में हम जोड़ेंगे तो बहुत सारे बातें आएंगी जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप ब्लाइंडली दो कंप्यूटर को आपस में केबल से जोड़ देंगे और कम्युनिकेशन होना संभव हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। सबसे पहले तो अगर दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क की कोडिंग होनी चाहिए। और हर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे पहले अगर डॉस की हम बात करें तो डॉस में नेटवर्क की कोडिंग नहीं थी। बाद में हमने उसको नेटवर्क के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया, नोवेल नेटवर्क एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐड किए तो कम्युनिकेशन संभव हो पाया। विंडोज़ में अगर 95 के बाद 97 या 98 की बात करें तो उनके पास कंप्यूटर के नेटवर्क फीचर के साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम आए, और आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें नेटवर्क फीचर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंप्यूटर है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क का फीचर होना चाहिए, पहली बात। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आज के करंट कंडीशन में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हैं विंडोज़ के, चाहे जो भी वर्सन हम ले लें, यूनिक्स लाइनेक्स की बात कर लें, सब में नेटवर्क के फीचर हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए दोनों ही सिस्टम में। ये तो पहली शर्त हो गई। इसके बाद भी क्या संभव है कि दो कंप्यूटर को हम केबल से जोड़ लें? तो इनके लिए लॉजिकल अलग अलग लेयर बनाए गए, क्योंकि नेटवर्क में जब डेटा का कम्युनिकेशन हम करते हैं तो इनके लिए अलग अलग लेयर लॉजिकल बनाए गए, और हर लॉजिकल लेयर का एक निश्चित सेट ऑफ रूल है, एक निश्चित प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना जरूरी होगा। और जब भी किसी नेटवर्क को हम किसी डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ते हैं तो इस बात का बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे कि दोनों ही डिवाइस में सेम प्रोटोकॉल रन करने चाहिए। दोनों ही कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच प्रोटोकॉल सिमिलर होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन संभव है। तो हमें OSI लेयर जो है, OSI लेयर ही बताता है कि दो कंप्यूटर के बीच में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और इन्हीं का एक लॉजिकल व्यू को समझने के लिए हम OSI लेयर के डिस्कशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा लेयर देखिए फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर का मतलब आप समझ रहे हैं, फिजिकली कंप्यूटर को जोड़ना। और इस पर तो पहले हमने लेक्चर बनाया है और सारे लेक्चर में आप देखे हैं सिक्वेंशियली। फिजिकल लेयर, अगर कम्युनिकेशन फिजिकल कम्युनिकेशन की बात होगी तो फिजिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि या तो हम कॉपर का केबल लगा दें, वो केबल हमारा STP UTP केबल हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है। ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए तो फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल कर लेंगे।
डिस्टेंस ज़्यादा है, फिजिकल डायरेक्ट कनेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम रेडियो माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं। तो फिजिकल लेयर का काम है दो कंप्यूटर को फिजिकली, लॉजिकली नहीं, फिजिकली कनेक्ट करना। और फिजिकली कनेक्ट करने के लिए जो भी मीडियम हो, वो थ्रू वायर हो सकता है, वायरलेस मीडियम हो सकता है, उनकी बात हम यहाँ करते हैं। और फिजिकल लेयर का एक ही मकसद है कि जो भी दो कंप्यूटर दुनिया के किसी भी पॉइंट पर हों, उनके बीच फिजिकली लिंक एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि डेटा हमारा एक जगह सेंडर से रिसीवर के पास इजीली पहुंच सके। तो उसके लिए फिजिकल लेयर में तो कुछ ज़्यादा हम कहेंगे नहीं, इसके विषय में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है कि हमने कैसे कनेक्ट किया है, वायरलेस के थ्रू किया है, या फिजिकली केबल हमने लगाया है, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड केबल लगाया है, फाइबर ऑप्टिक केबल लगाया है। जो भी केबल हम लगाएंगे, उस केबल का एक ही मकसद है कि जो भी हमारा बाइनरी डेटा हो वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव करता रहे। इस तरह से डेटा चला जाएगा। लेकिन केवल फिजिकल डेटा 0101 के फॉर्म में भेज देने से कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कंप्यूटर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर। सबसे पहली बात है कि अभी हम दो कंप्यूटर की अगर बात करें, तो इस कंप्यूटर के कुछ न कुछ फिजिकल एड्रेसिंग भी होगी। मान लेते हैं इनका एड्रेस है 01 और इसका 10। बाइनरी में इसको हम 1 बोलेंगे, इसको कंप्यूटर 2 बोलेंगे, लेकिन इनका बाइनरी कोड 01 और 10 होगा। लेकिन ये तो दो कंप्यूटर की बात हुई। अगर 200 कंप्यूटर हो तो क्या करेंगे? तो उनका भी कुछ न कुछ एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी कंप्यूटर आज के डेट में यूज किए जा सकते हैं, आप सोचिए कि उनकी एड्रेसिंग कैसे होगी, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? नेटवर्क में यूनिक एड्रेस होना चाहिए। तो यूनिक एड्रेसिंग कैपेसिटी जो है वो हम डेटा लिंक लेयर पर बनाते हैं। और डेटा लिंक लेयर पर बनाने के लिए सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं कि अगर दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है नेटवर्क में, तो हमको एक डिवाइस चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस कार्ड के थ्रू ही कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पोर्ट पर आप जोड़ दें। जब भी आप दो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ेंगे तो NIC में लैन पोर्ट बना हुआ है, इसी पोर्ट के थ्रू एक दूसरे से जोड़ेंगे। और इस पोर्ट में हर नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट का एक यूनिक एड्रेस होता है, और ये वो एड्रेस है जो हम डेटा लिंक लेयर पर इसकी फिजिकल एड्रेसिंग की बात करते हैं, इसकी फ्रेमिंग की बात करते हैं। इसमें हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। मीडियम के थ्रू जब आप जोड़ेंगे तो किसी भी डिवाइस को कोई मैसेज अगर भेजना हो तो कोई यूनिक एड्रेस चाहिए, और वो एड्रेस एक्चुअल में इस NIC का एड्रेस होता है, जिसको मैक एड्रेस हम बोलते हैं। और दुनिया में जितने भी NIC बनाए गए हैं, हर NIC का एक यूनिक कोड है। जैसे आप मोबाइल में हम लोग एक निश्चित यूनिक कोड होता है, IMEI कोड, हम सिम के नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का भी यूनिक नंबर है। ठीक उसी तरह हर NIC कार्ड का एक यूनिक नंबर है, और ये लीगल तरीका है कि एक कंप्यूटर में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही NIC कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, दो NIC कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक कंप्यूटर सिस्टम में। और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर यूनिक नंबर होगा, जिसको हम मैक एड्रेस बोल रहे हैं। तो इस फिजिकल एड्रेसिंग की पहचान हमको डेटा लिंक लेयर में होगी। डेटा की हम जब भी पैकिंग करेंगे तो उसमें डेटा का एक पैकेट बनाएंगे। इस मैक एड्रेस के साथ हम अपने डेटा का पैकेट, एक्चुअल में पैकेट टर्म ही नहीं इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ,
यहाँ पर हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं डेटा के लिए उसको बोलते हैं फ्रेम। तो बड़ा बड़ा फाइल सीधे कंप्यूटर पर नहीं भेजा जाता है, उसको छोटे छोटे पैकेट में हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा फ्रेम के नाम से जाना जाएगा। और ये फ्रेम मैक एड्रेस के साथ अटैच्ड होगा ताकि एक कंप्यूटर किसी भी दुनिया के दूसरे कंप्यूटर से अटैच होगा तो पहले तो फिजिकल कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश किया, और कनेक्शन के साथ साथ उसका यूनिक एड्रेस भी है, और उसी एड्रेस पर हम भेजेंगे ताकि जिस कंप्यूटर के लिए हम मैसेज भेजे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर तक पहुंचे। ऐसा हम फ्लडिंग नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते अपने मैसेज को कि ठीक है हमने मेल दुनिया के हर किसी को भेज दिया और जिसको रिसीव करना है कर लो, वैसे तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा। तो हम पैकेट जब भी भेजते हैं तो एक यूनिक एड्रेस के साथ भेजते हैं ताकि उसी डिवाइस के पास वो पहुंचे इलेक्ट्रॉनिकली जिस कंप्यूटर के लिए हमने मैसेज सेंड किया है। और ये काम करता है डेटा लिंक लेयर। और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल लेयर का काम है मशीन को कनेक्ट करना फिजिकली। डेटा लिंक लेयर का है कि हर मशीन का एक यूनिक एड्रेस होगा और सेंडर से रिसीवर के पास जब भी मैसेज भेजेंगे तो सेंडर का एड्रेस भी फिक्स है और रिसीवर का भी एड्रेस भी फिक्स है ताकि डेटा प्रॉपर मशीन तक पहुंचे जिस मशीन के लिए हमने जनरेट किया है या जो एड्रेस हमने दिया है। इसके बाद आता है नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर में फिजिकल एड्रेस तो हैं, लेकिन उनकी ग्रुपिंग करनी भी ज़रूरी होती है, और जब तक हम ग्रुप नहीं करेंगे तब तक मैसेज भेजने में प्रॉब्लम होती है। तो नेटवर्क लेवल पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुत सारे डिवाइस हैं। अब यहाँ पर आप मान के चलिए कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, और हर कंप्यूटर को अगर हम नेटवर्क से जोड़ देते हैं तो इनकी लॉजिकल एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेसिंग से थोड़ा सा अलग है। आप सामान्य वे में अगर आप देखें तो अगर हमारा देश बहुत बड़ा एरिया कवर करता है तो यहाँ पर एड्रेसिंग के लिए हमने क्या किया, आप पोस्टल एड्रेस की बात करें, अगर इसको पोस्टल कंडीशन में समझें तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे फिजिकल लेयर में तो पोस्ट ऑफिस को आप ध्यान में रख सकते हैं। आखिर जब हम पोस्ट ऑफिस को कोई भी लेटर देते हैं दिल्ली में ट्रांसफ़र करने के लिए तो कैसे जाता है, कोई ना कोई तो उनके पास साधन है। अगर लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑन फुट पोस्टमैन को दे देते हैं कि जाइए बगल के मोहल्ले का लेटर है उनको दे दीजिए, बाई फुट भी जाते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा है तो लोकल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरे शहर में भेजना है तो फिर गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा दूर भेजना है तो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी भेजना है तो एयर रूट को फॉलो करते हैं। तो चाहे एरोप्लेन की बात हो या रेलवे की बात हो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो, ये सारे फिजिकल लेयर के डिवाइस हैं। अब ये डिसाइड करना पोस्ट ऑफिस का काम है कि हम आपके मैसेज को किस तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे और हमारे पास क्या साधन है। कहीं पे और प्लेन से भी जा सकते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन की का व्यवस्था हुआ है, ट्रेन के बाद फिर वो अपना बस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। वो जो भी करें वो सारे फिजिकल लेवल पर हैंडल किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डेटा लिंक लेयर में होता क्या है कि पोस्ट ऑफिस ने जोन बांट रखा है। पोस्ट ऑफिस जब भी आप कोई लेटर मैसेज देने जाएंगे तो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई पिन कोड आप लिखिए। तो पिन कोड क्या है, वो आपके डेस्टिनेशन के करीब का पोस्ट ऑफिस का नंबर है और वो यूनिक होता है। तो उसी नंबर को हम यहाँ मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं, पिन नंबर।
पिन नंबर अगर वो देखते हैं तो उनको आपका डिटेल एड्रेस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे उस पोस्ट ऑफिस को भेज देंगे, वहाँ के बाद अब वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नेटवर्क लेयर की, तो यहाँ लॉजिकल एड्रेसिंग की बात होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है कि स्टेट वाइज हमने लॉजिकल एड्रेसिंग कर दी। जब भी आपको ये मैसेज देते हैं तो स्टेट वाइज डिवीजन कर लेते हैं, या उनका जोन जो है पोस्टल जोन के आधार पर, तो वो पोस्टल जोन एक्चुअल में क्या है, लॉजिकल एड्रेस है। तो हम कंप्यूटर के हर डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर का हमने बना रखा है, वो मैथमेटिकल नंबर है, वो बहुत बड़ा मैथमेटिकल नंबर है। तो मैथमेटिकल नंबर को याद रखना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे वेबसाइट के आईपी एड्रेस को याद रखना, वो तो कोई भी याद नहीं रखता है। आईपी एड्रेस की बात छोड़िए, आज के मोबाइल के ज़माने में अगर हम बोलेंगे कि अपने सारे रिलेटिव का फ़ोन नंबर आप बताइए, तो नहीं बता सकते। मोबाइल में है, मोबाइल तो सेव करता है, उनके नाम से सेव करता है, लेकिन नाम के साथ वो नंबर भी सेव है। अगर उस नंबर को नाम के साथ सिंक्रोनाइज ना किया जाए तो क्या होगा? तब तो आप फ़ोन लगाएं, किसी को लग जाएगा, किसी को। इसका मतलब है कि जो फ़ोन नंबर यूनिक नंबर है, वो नंबर आपके नाम के साथ अटैच्ड है। आपका नाम लॉजिकल एड्रेस है और एक्चुअल नंबर जो है टेलीफोन का, वो आपके उस डिवाइस का नंबर है, जिस डिवाइस में वो मैसेज जाएगा, रिंग होगा या बात होगी। तो आपके पास दोस्त के पास जो नंबर है डेस्टिनेशन का, वो नंबर है एक्चुअल में, लेकिन उनके नाम से हम उनको सेव करते हैं, नाम से हम याद रखते हैं, क्योंकि नंबर याद रखना संभव नहीं है। मोबाइल के सारे नंबर के नाम हटा दिए, केवल नंबर रहे, तो हमको बाद में पता भी नहीं चलेगा कौन किसका नंबर है। ठीक वही काम जब हम मैक एड्रेस की बात करते हैं, मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करना कंप्यूटर का काम है, वो NIC to NIC नंबर देखेगा, लेकिन हमें तो चाहिए लॉजिकल एड्रेसिंग। तो नेटवर्क लेयर का काम है लॉजिकल एड्रेसिंग और पाथ डिटर्मिनेशन। एक टर्म है पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन जो है वो ये बताता है कि हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए यहाँ पर तो हमने सीधा पाथ लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बड़े नेटवर्क में आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमको किस पाथ को फॉलो करना है। मान लेते एक नेटवर्क यहाँ है, एक नेटवर्क यहाँ हमने बना रखा है, एक नेटवर्क यहाँ बना रखा है। अब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से कोई मैसेज C1 से इस N1 के पास जाए, ये N2 है, इसमें बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर N3 है। तो सबसे पहले अगर हमको C1 से चलना है तो हमको तो पाथ डिसाइड करना होगा, हमारा पाथ किधर मूवमेंट होना चाहिए डेटा का। ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ के बाद पता चला कि अब इधर है। तो पाथ डिटर्मिनेशन और लॉजिकल एड्रेसिंग, ये दोनों काम नेटवर्क लेयर का है। नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा कि कैसे आपका डेटा का मूवमेंट होगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन एक से अधिक पाथ है, तो हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है और उसका राउटिंग टेक्निक क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा और फिजिबल पाथ कौन सा होगा। शॉर्टेस्ट है, अगर रास्ता ही नहीं है तो फिर शॉर्टेस्ट का मतलब नहीं है, केवल डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट का नहीं हो सकता, पाथ होना चाहिए। तो पाथ का डिटर्मिनेशन और लॉजिकल एड्रेसिंग दोनों ही हम नेटवर्क लेयर पर डिसाइड करते हैं। नेटवर्क लेयर का ये काम है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन सा इजीएस्ट पाथ है जिसको हम फॉलो करें। अगर कोई पाथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो अल्टरनेटिव पाथ कौन सा है और किस पाथ से हम, क्योंकि हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है। अब किसी एक रूट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा रूट हम पकड़ेंगे, और उस भी हम पहले डिसाइड करेंगे कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो पाथ का डिटर्मिनेशन और लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर का काम है। इसके बाद शुरू होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है एंड टू एंड कनेक्शन, रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल। पाथ में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हेवी ट्रैफिक है। अगर हम बात करें
तो ट्रांसपोर्ट लेयर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप घर से चलते हैं और दफ्तर के लिए निकलते हैं, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव बहुत सारे पाथ हैं, लेकिन हर बार आप उस पाथ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिस पाथ से आप इजी वे में दफ्तर पहुंच सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी पाथ हैं तो शॉर्टेस्ट, लेकिन इतना हैवी ट्रैफिक है कि उसमें चलने में दिक्कत होती है, तो हम लोग अल्टरनेटिव पाथ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल का भी ध्यान रखना पड़ता है। फ्लो कंट्रोल कहने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं हमारे पास C1 और C2 दो कंप्यूटर हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों कंप्यूटर एक ही मॉडल के हों, एक ही में के हों। हो सकता है कोई लेटेस्ट कंप्यूटर हो और यहाँ ओल्डेस्ट कंप्यूटर हो, विंडोज XP बेस्ड कोई सिस्टम है और कोई विंडोज 10 बेस्ड सिस्टम है, कोई i3 प्रोसेसर पर बेस्ड है, कोई Core 2 लगा हुआ है। अब किसी के पास पुराना कंप्यूटर है, वो चल रहा है, तो वो क्यों हटाएंगे? उनको हटाने का कोई मकसद नहीं है। तो उनके कंप्यूटर में भी कम्युनिकेशन हो तो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिवाइस स्लो है। आप तेज़ी से डेटा अगर यहाँ पर ज़बरदस्ती फ्लड कर देते हैं तो डेटा लॉस हो जाएगा। इनको रखने का ये जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में। कोई भी मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं, हम जल्दी जल्दी कन्वे कर दिए, आप समझे ही नहीं, तो वो तो बेकार हो गया। तो दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो सेंडर रिसीवर के बीच जब भी डेटा सेंड करने की बात होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है एंड टू एंड, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा ठीक से पहुँचे। इसके साथ साथ रिलायबल हो, मतलब जो डेटा जाए उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन की भी बात करेंगे, वो लॉस नहीं होना चाहिए। और साथ में अगर रास्ते में कहीं फ्लो का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर फ्लो कंट्रोल करना भी इस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो आप समझ सकते हैं फिजिकल लेयर, उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर बनाया, फिर नेटवर्क लेयर बनाया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर बनाया। इसके बाद नंबर आता है सेशन लेयर का। सेशन लेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समझना बहुत आसान है। जैसे हमारे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, हम जब चाहे आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हम हर समय मोबाइल ही देखते रहेंगे? संभव नहीं है। हम तो किसी से भी बात कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है तो किसी का फ़ोन आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सेशन एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है। जैसे हम लोग मोबाइल में रिंगटोन का प्रोविज़न रखा गया कि भाई जब भी कोई बात करना होगा आपको मोबाइल देखते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को कहीं रख दीजिए, पॉकेट में रखिए। जब भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले सेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो आपके मोबाइल में घंटी बजाएगा, रिंग करेगा, वो रिंगिंग की बात है, वाइब्रेशन की बात है, मतलब कोई ना कोई मैसेज देगा कि कोई ना कोई आपसे बात करना चाह रहा है, और तब आप उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। तो यही काम कंप्यूटर में सेशन लेयर का है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, मैनेजिंग सेशन बिटवीन प्रोग्राम। सेशन लेयर का काम है जब भी आप डेटा कम्युनिकेट करना चाहें तो आप C1 से C2 को मैसेज भेजें, C2 से एक्नॉलेजमेंट ले लें, एक्नॉलेजमेंट आने के बाद डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। तो सेशन एस्टैब्लिश करना सेशन लेयर का काम है। सेशन लेयर का काम सेशन एस्टैब्लिश करने के साथ साथ डेटा ट्रांसमिशन का भी है। जब तक डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तब तक सेशन फेल नहीं होना चाहिए। आज जब काम कंप्लीट हो जाए तो सेशन को हम टर्मिनेट करेंगे। तो सेशन लेयर का मेन काम है दो इंडिपेंडेंट डिवाइस को एक दूसरे से लिंक एस्टैब्लिश करना। फिजिकल लिंक तो पहले से एस्टैब्लिश है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब डेटा ट्रांसफ़र करने का टाइम आएगा तो डेटा ट्रांसमिशन से पहले सेशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है। आज सेशन एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि आपने कोई मैसेज भेजा सेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ जाए तो फिर डेटा ट्रांसमिशन की बात करें। और डेटा कितना ट्रांसमिट करना है, कितने देर तक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होने के बाद उनको टर्मिनेट करना ताकि इस लाइन को फ्री किया जा सके, क्योंकि ये कॉमन लाइन पर आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क इंटरनेट में, तो आप हमेशा के लिए डेडिकेटेड नहीं रख सकते, आपको फ्री करना होगा।
ताकि चैनल दूसरे लोग भी इस्तेमाल करें, दूसरे डिवाइस के लिए भी उपलब्ध हो। तो ये व्यवस्था सेशन लेयर का है। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये सारा प्रोविजन जो फिजिकल से सेशन एस्टेब्लिशमेंट तक का है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे फीचर मौजूद होंगे हर नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम नहीं करता। हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी नहीं है। प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी उस एप्लीकेशन की होती है जो नेटवर्क के लिए बनाए गए हैं। जब नेटवर्क के लिए सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, PHP प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब भी नेटवर्क के लिए कोई भी ऐप बनाए जाते हैं और कोई एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, बैंक अपना एप्लीकेशन बनाता है, ऑनलाइन अब सब सारे प्रोविज़न है। तो ऑनलाइन बैंकिंग को आप ध्यान में रखें, तो बैंकिंग सिस्टम में कौन सी कोडिंग इस्तेमाल की जाएगी, उनके इंक्रिप्शन का क्या स्टैंडर्ड होगा, वो अपना पासवर्ड कैसे एक्सचेंज करेंगे, वो कम्युनिकेशन लिंक में क्या क्या प्रोविज़न देंगे, वो डेटा का ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो कनेक्ट होना चाह रहा है, या ATM में जब हम कार्ड लगाते हैं तो हमारी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, हम पर्टिकुलर अपने अकाउंट नंबर से ही जुड़े, उसी को एक्सेस करें, तो एक्सेस राइट हमारा क्या होगा, हमारी ऑथेंटिकेशन क्या होगी, हमारा पहचान कैसे होगा, हमारा पासवर्ड क्या होगा। ये सारा फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम नहीं देखता। ये तो उस एप्लीकेशन का है जो इन्होंने नेटवर्क के लिए एप्लीकेशन बनाया है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये उस एप्लीकेशन का काम है। उसमें सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा का रिप्रेजेंटेशन, हम जानते हैं कि अलग अलग दुनिया में अलग अलग कंप्यूटर हैं, उनकी कोडिंग टेक्निक अलग है। कोई ASCII कोड में काम करते हैं, ASCII 8 बिट कोड है, ASCII 32 बिट 16 बिट की बात करते हैं, EBCDIC कोड की बात है। तो अलग अलग कंप्यूटर के कोडिंग स्कीम अलग हो सकते हैं। लेकिन जब हम मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पर मैसेज के डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल PDF बनाया गया है कि अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं है, आपके पास कोई दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरे के पास दूसरा एप्लीकेशन है, लेकिन आपका अगर मैसेज वहाँ दिखे तो PDF फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया है। तो PDF फॉर्मेट क्या है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की बात हम करते हैं, ताकि वेबसाइट के किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इनकी स्पीड क्या होगी अलग बात है, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे पास पुराना सिस्टम है तो थोड़ा स्लो चलेगा, हमारे पास नेटवर्क स्लो है तो स्लो चलेगा। 2G में हम काम करना चाह रहे हैं, 3G में काम करना स्लो चलेगा, 4G में है तो स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन मैसेज में कोई बदलाव कहीं नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम डेटा रिप्रेजेंटेशन है, सिक्योरिटी है, इंक्रिप्शन है, कन्वर्ट कंप्यूटर कोड टू नेटवर्क फॉर्मेटेड कोड। कंप्यूटर का कोड को नेटवर्क फॉर्मेटेड कोड में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा काम हमारे प्रेजेंटेशन लेयर का है। और सबसे ऊपर आता है एप्लीकेशन। ये अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग पोर्ट जनरेट करते हैं। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से है, आप समझ लीजिए नेटवर्क प्रोसेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे मान लेते हैं हमने वेबसाइट खोला है तो अलग अलग टैग हम जोड़ लेते हैं, हर टैग के लिए अलग पोर्ट नंबर वो जनरेट करते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो किसी एक टैग से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, दूसरे से ईमेल चेक कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म का मैसेज ईमेल में चला जाए, ईमेल का मैसेज एप्लीकेशन में चला जाए। ये व्यवस्था एप्लीकेशन लेयर का है कि यूजर के जितने भी प्रोग्राम हैं, उस कंप्यूटर में जितने भी चलने वाले प्रोग्राम हैं, उनके बीच कोई कन्फ्यूजन ना हो। डेटा इलीगल वे में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं किसी पोर्ट नंबर के आधार पर, लॉजिकल पोर्ट नंबर के आधार पर हम बाइंड करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग प्रोटोकॉल की बात हम करते हैं। ईमेल के लिए अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र करना है तो अलग प्रोटोकॉल होगा।
तो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग प्रोविज़न रखना और कौन सा एप्लीकेशन किस तरह की सर्विस देगा और उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे, ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर का है। तो बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो हमने OSI लेयर में ओपन सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए जो हमने मॉडल तैयार किया है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, ये 7 लेयर है और ये लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पर एक समान रूप से काम करना चाहिए। मतलब OSI लेयर का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो दूसरे साइड में उसी प्रोटोकॉल लेयर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो OSI लेयर की बात हम करते हैं। इसको ISO ने बनाया था, OSI, और इसको उलट देते हैं तो ISO हो जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था। और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर है, मतलब ओपन कंप्यूटर, फ्री इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को आपस में लिंक करने के लिए मॉडल डेवलप किए गए थे, समझने के लिए, समझाने के लिए, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल सके कि कंप्यूटर में नेटवर्किंग होता कैसे है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो में कुछ कमेंट ज़रूर करें। इसको इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हैं, इसमें और कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा ताकि हम इसको और बढ़िया से बना सकें और ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।